नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित। हाई कोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी के निर्वाचन को लेकर यहां पर याचिका सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महिला उत्पीड़न को लेकर प्रियंका गांधी ने फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जमानत पर रिहा मेवालाल को मंत्री बनाने पर घिर गए नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव बोले कि भ्रष्टाचार को पुरस्कार दिया जा रहा है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में जबरदस्ती नीतीश कुमार की सरकार बनाई गई है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित। हाई कोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव के खिलाफ बीएसएफ के बर्खास्त सिपाही तेज बहादुर यादव की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। तेज बहादुर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मानना था कि तेज बहादुर ना तो वाराणसी के वोटर हैं और ना ही प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ उम्मीदवार थे। इस आधार पर उसका इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 19 मई 2019 को लोकसभा चुनाव होना था। तेज बहादुर यादव ने 29 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया था। इसे 1 मई को रिटर्निंग अफसर ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसे 19 अप्रैल 2017 को सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। तेज बहादुर से कहा गया था कि वह बीएसएफ से इस बात का अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश करे जिसमें उनकी बर्खास्तगी के कारण दिए हों, लेकिन वह निर्धारित समय में आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं कर सके। तेज बहादुर यादव ने कहना है कि उन्होंने नामांकन पत्र के साथ अपने बर्खास्तगी का आदेश दिया था, जिसमें साफ था कि उसे अनुशासनहीनता के लिए बर्खास्त किया गया था। याचिका में यह भी कहा गया है कि रिटर्निंग अफसर ने उसे चुनाव आयोग से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए वाजिब समय भी दिया नहीं गया। लोकसभा चुनाव के दौरान वाराणसी लोकसभा से नामांकन रद्द होने के बाद तेज बहादुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मामले में उचित निर्णय लेने का आदेश देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस मामले में जांच की और तेज बहादुर के सभी आरोपों को निराधार पाया और इसी आधार पर उनके नामांकन खारिज होने के फैसले को सही माना गया। करते हैं अगली खबर की तरफ। महिला उत्पीड़न को लेकर प्रियंका गांधी ने फिर साधा योगी पर निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध और उत्पीड़न के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने यूपी सरकार के मिशन शक्ति को लेकर सवाल किया है कि मुख्यमंत्री बताएं कि यह कितना सफल रहा है। मालूम हो कि कुछ हफ्ते पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगाने के लिए मिशन शक्ति नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। पूछा, सीएम बताएं कि मिशन शक्ति कितना सफल रहा। प्रियंका ने मंगलवार को प्रदेश में महिला विरोधी अपराध की कई घटनाओं का हवाला देते हुए ट्वीट किया, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताने का कष्ट करेंगे कि उनका मिशन शक्ति कितना सफल रहा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की आ रही खबरें तो कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए एकदम सुरक्षित नहीं है। कई जगहों पर तो लड़कियों ने जान दे दी क्योंकि उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रियंका हाथरस कांड के वक्त भी प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुकी हैं। हाथरस के पीड़िता के परिवार से मिलने जाते हुए प्रियंका और राहुल गांधी को यूपी पुलिस ने रोक लिया था, जिसके बाद काफी हंगामा मचा था। हालांकि कुछ दिन बाद उन्हें हाथरस जाने की इजाजत दे दी गई थी। यह भी अजीब बात है कि प्रियंका यूपी कांग्रेस प्रभारी बनाए जाने के बाद से लगातार महिला अपराधों, रोजगार और कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाती रही है, लेकिन चुनावों में पार्टी इसे मुद्दा नहीं बना पा रही है। हाल के उपचुनाव इसके नजीर हैं, जिसमें 7 में से एक भी सीट कांग्रेस के हाथ नहीं लगी। 4 पर तो जमानत तक जब्त हो गई। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद प्रियंका के यह पहला ट्वीट है जिसमें उन्होंने सीधे सीएम योगी को निशाने पर लिया है। पूरे उपचुनाव के दौरान प्रियंका एक भी बार यूपी नहीं गई, ना ही किसी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। इस बीच उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर कानपुर नगर, बुलंदशहर, मथुरा, गोंडा, गोरखपुर, फतेहपुर और लखनऊ के पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जमानत पर रिहा मेवालाल को मंत्री बना गिरे नीतीश, तेजस्वी बोले भ्रष्टाचारी को पुरस्कार। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असिस्टेंट
असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में धांधली के आरोप डॉक्टर मेवालाल चौधरी को जेडीयू कोटे से मंत्री बनाया है। धांधली का आरोप झेल रहे मेवालाल को राज्य के शिक्षा विभाग की अहम जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। वहीं राजद ने इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेर लिया है। पार्टी नेता तेजस्वी यादव ने मेवालाल को मंत्री बनाए जाने को भ्रष्टाचारियों को पुरस्कृत करने जैसा करार दिया। बुधवार को तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और भवन निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में धांधली की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत आरोपी मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाकर क्या भ्रष्टाचार करने का इनाम एवं लूटने की खुली छूट प्रदान की है। इससे पहले राजद ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा, जिस भ्रष्टाचारी जेडीयू विधायक को सुशील मोदी खोज रहे थे उसे नीतीश कुमार ने मंत्री बना दिया है। दूसरी तरफ बिहार के नए शिक्षा मंत्री से पूछताछ के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास ने डीजीपी एसके सिंघल को पत्र लिखा है। करते हैं अगली खबर की तरफ। जमानत पर चल रहे जेडीयू विधायक को मंत्री बनाने पर बवाल, तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू कोटे से डॉक्टर मेवालाल चौधरी को मंत्री बनाया है। मेवालाल पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में धांधली का आरोप रहा है। इसके बाद भी नीतीश कुमार ने न सिर्फ मेवालाल को मंत्री बताया बल्कि शिक्षा मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी दी है। राष्ट्रीय जनता दल लगातार इसे लेकर सीएम नीतीश पर निशाना साध रहा है। बुधवार को तेजस्वी यादव ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचारियों को पुरस्कार देने की बात कही है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और भवन निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में आईपीसी 409, 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत आरोपी मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाकर क्या भ्रष्टाचार करने का इनाम एवं लूटने की खुली छूट प्रदान की है। बता दें कि इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट करके कहा था कि जिस भ्रष्टाचारी जेडीयू विधायक को सुशील मोदी खोज रहे थे उसे नीतीश कुमार ने मंत्री पद से नवाजा। वहीं बिहार के नए शिक्षा मंत्री से पूछताछ के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने डीजीपी एसके सिंघल को चिट्ठी लिखी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश के सभी मंत्री करोड़पति, हर दूसरे पर क्रिमिनल केस, भाजपा के रामसूरत सबसे अमीर। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार ने आज 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ 14 मंत्रियों ने भी शपथ ली। नीतीश कैबिनेट के सभी मंत्री करोड़पति हैं, यानी सबसे अमीर मंत्री भी करोड़पति है और सबसे कम संपत्ति वाला भी करोड़पति। नई कैबिनेट में सबसे अमीर भाजपा के रामसूरत राय हैं, जिनके पास 26.88 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि सबसे कम 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति भाजपा के ही रामप्रीत पासवान के पास है। कैबिनेट की औसत संपत्ति 5.56 करोड़ रुपए है। इस बार कैबिनेट की औसत उम्र 58 साल है। सबसे उम्रदराज मंत्री हैं जेडीयू के विजेंद्र यादव जो 74 साल के हैं और सबसे युवा मंत्री हैं वीआईपी के मुकेश सहनी जिनकी उम्र 41 साल है। मुकेश सहनी न सिर्फ सबसे युवा हैं बल्कि सबसे कम पढ़े लिखे भी हैं। सहनी सिर्फ 8वीं पास हैं। नीतीश की नई कैबिनेट में 7 मंत्री ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 4 मंत्री डायरेक्टरेट और 3 मंत्री 12वीं पास हैं। नीतीश समेत 15 मंत्रियों में स्वर्ण समुदाय से 5, पिछड़ा वर्ग से 7 और दलित समुदाय से 3 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। नई कैबिनेट में 15 में से 9 मंत्रियों पर कोई न कोई क्रिमिनल केस दर्ज है। इस हिसाब से हर दूसरे मंत्री पर क्रिमिनल केस दर्ज है। सबसे ज्यादा 5 मामले वीआईपी के मुकेश सहनी और भाजपा के जीवेश मिश्रा पर हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर विपक्ष ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार सरकार के गठन के बाद मंगलवार को मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो गया। कई मंत्रियों ने अपने विभागों का दायित्व भी संभाल लिया, लेकिन विपक्ष मंत्रिमंडल में एक भी अल्पसंख्यक को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि बिहार में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि करीब 15% की आबादी वाले मुस्लिम तबके को कोई नुमाइंदगी मंत्रिमंडल में नहीं दी गई है। इधर कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने भी मंत्रिमंडल में किसी अल्पसंख्यक के नहीं शामिल होने पर कहा है कि नीतीश कैबिनेट में किसी अल्पसंख्यक को जगह नहीं मिली है। उन्होंने कहा, सबका साथ सबका विकास का दावा झूठा निकला। नीतीश कुमार की आंखों पर बीजेपी आरएसएस ने पट्टा लगा दिया है। बिहार में इस बार के चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली हैं, लेकिन इसमें एक भी मुस्लिम विधायक चुनकर नहीं आए हैं। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और 2 छोटे दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। जेडीयू ने 11 मुस्लिमों को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन सभी चुनाव हार गए। अलग बात है कि विधान पार्षद को भी मंत्री बनाया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में किसी तरह एनडीए सरकार तो बन गई, पर नीतीश बीजेपी के सामने चुनौतियों का पहाड़।
जी हां दोस्तों, बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार एक बार फिर बन गई है, लेकिन इस बार का दृश्य कुछ अलग है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन इस बार एनडीए में जेडीयू नहीं बल्कि बीजेपी बड़े दल के रूप में उभरी है। इसके बाद भी नीतीश की सरकार दो छोटे दलों की बैसाखी पर टिकी है, जो चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हुए हैं। इस स्थिति में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले न सिर्फ सभी दलों के साथ सामंजस्य बनाना होगा, बल्कि सभी दलों को विश्वास में भी लेना होगा। अब तक नीतीश कुमार की पहचान राजनीति में बड़े निर्णय लेने वाले के रूप में होती रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश के लिए अब बड़े निर्णय स्वतंत्र रूप से लेना एक चुनौती होगी। जेडीयू के एक नेता भी मानते हैं कि बीजेपी कोटे से उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बनते रहे थे। उनके और नीतीश कुमार के बीच एक अच्छी समझदारी बन गई थी, जो सरकार चलाने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। लेकिन अब उप मुख्यमंत्री के रूप में सुशील कुमार मोदी नहीं होंगे। इसके अलावा भी बीजेपी नीतीश के किसी भी फैसले के पीछे खड़ी रहती थी, लेकिन इस सरकार में यह उतना आसान नहीं दिखता है। इधर बीजेपी के लिए भी सरकार में बड़े दल के रूप में कई चुनौतियां हैं। बीजेपी ने मंत्रिमंडल में पुराने चेहरे की जगह नए चेहरों को तरजीह देकर यह संकेत देने की कोशिश की है कि उसकी सोच नए पौधों को सींचने की होगी, लेकिन यह आसान नहीं दिखता है। नई टीम में अनुभव कम होगा, जबकि लोगों की आकांक्षा बड़ी होगी। वैसे बीजेपी सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने नई टीम को ओवरशैडो से मुक्त करने के लिए बड़े नेताओं को मंत्रिमंडल से हटाया है। हालांकि कहा जा रहा है कि बड़े नेताओं को कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं इस चुनाव में बीजेपी को भोजपुर और मगध क्षेत्र में काफी नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे बीजेपी की चिंता बढ़ी हुई है। इधर बीजेपी के लिए घोषणा पत्रों को लागू करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि इस सरकार में चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की ओर चलेगी। इसके अलावा नीतीश कुमार की नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस बार का विपक्ष होगा। कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में आक्रामक चुनाव प्रचार कर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी आरजेडी काफी आक्रामक मूड में रहेगी, जिसे बड़ी संख्या में जीतकर आए वामपंथी दलों का भी साथ मिलेगा, जिससे निपटना भी इस सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश सरकार के नए शिक्षा मंत्री पर आरजेडी ने उठाए सवाल, मेवालाल पर लगे थे करप्शन के ये आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार में मंगलवार को नवगठित मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास गृह, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग के साथ साथ वे सभी विभाग रखे हैं जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं। वहीं मेवालाल चौधरी को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आरजेडी ने मेवालाल चौधरी को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। मंगलवार को आरजेडी की ओर से ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा है कि जिस भ्रष्टाचारी जेडीयू विधायक को सुशील मोदी खोज रहे थे, उसे नीतीश कुमार ने मंत्री पद से नवाजा। तारापुर के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर मेवालाल चौधरी राजनीति में आने से पहले वर्ष 2015 तक वे भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति थे। वर्ष 2015 में सेवानिवृत्ति के बाद राजनीति में आए। इसके बाद जेडीयू से टिकट लेकर तारापुर से चुनाव लड़े और जीत गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद डॉक्टर चौधरी नियुक्ति घोटाले में आरोपित किए गए। कृषि विश्वविद्यालय में नियुक्ति घोटाले का मामला सबौर थाने में वर्ष 2017 में दर्ज किया गया था। इस मामले में विधायक ने कोर्ट से अंतरिम जमानत ले ली थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह के गुपकार गैंग बयान पर महबूबा मुफ्ती ने दिया जवाब, आप करें तो नेशनल, हम करें तो एंटी नेशनल। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की पार्टियों के बीच हुए गुपकार गठबंधन को लेकर सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए उन्हें गुपकार गैंग की संज्ञा दी है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इस गठबंधन में शामिल लोगों को एंटी नेशनल भी कहा है। इसी के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने उन पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने अमित शाह के ट्वीट के जवाब में ट्वीट कर कहा कि भाजपा सत्ता की भूख के लिए चाहे कितने भी गठबंधन बना ले, लेकिन अगर हम किसी तरह के एक संयुक्त फ्रंट बनाते हैं तो हम राष्ट्रहित को चुनौती दे रहे हैं। महबूबा ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा हर दिन संविधान की धज्जियां उड़ाती है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने इस पर कहा है कि अमित शाह जी, हम कोई गैंग नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक गठबंधन है जो आपकी आशाओं के विरुद्ध चुनाव लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। क्या बोली महबूबा। शाह के कई ट्वीट्स के बाद महबूबा मुफ्ती ने भी कई ट्वीट करे, उन पर पलटवार किया। महबूबा मुफ्ती ने लिखा, भाजपा की भारत में फूट डालकर और खुद को रक्षक बताकर विपक्षियों को आंतरिक और काल्पनिक शत्रु दिखाने की तरकीब अब पुरानी हो चुकी है। लव जिहाद
टुकड़े टुकड़े और अब गुपकार गैंग राजनीतिक वाद विवाद का हिस्सा हो जाएगा, जबकि चर्चा का मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई होनी चाहिए। महबूबा ने आगे लिखा कि अब गठबंधन में चुनाव लड़ना राष्ट्रद्रोह हो गया है। भाजपा सत्ता की भूख के लिए कितने भी गठबंधन कर सकती है, लेकिन हम गठबंधन कर रहे हैं तो वह राष्ट्रहित के खिलाफ है। महबूबा ने तीसरे ट्वीट में लिखा कि भाजपा की यह पुरानी आदत है। पहले भाजपा कहती थी कि टुकड़े टुकड़े गैंग देश की अखंडता के लिए खतरा है और अब इन्होंने गुपकार गठबंधन पर राष्ट्रद्रोही बताना शुरू कर दिया है। विडंबना ये है कि यह बीजेपी है जो संविधान का दिन रात उल्लंघन करती रहती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हार मानने को तैयार नहीं तेजस्वी, 17 सीटों को ले अब जाएंगे कोर्ट। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में कम वोटों से हार तो दोनों तरफ हुई है, लेकिन मामूली अंतर से सत्ता से वंचित रह जाने के कारण महागठबंधन को यह षड्यंत्र लग रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के मुकाबले 15 सीटों से पिछड़ जाने वाला विपक्ष अब कोर्ट जाने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव ने कम अंतर से हारे महागठबंधन के प्रत्याशियों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से मामले को अदालत में ले जाएं। आलाकमान से निर्देश के बाद राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस एवं वाम दलों के हारे हुए प्रत्याशियों ने ऐसी 17 सीटों पर तैयारी कर रखी है जिन पर बहुत कम अंतर से हार हुई है। तेजस्वी का मानना है कि ऐसी सीटों पर उन्हें हार नहीं हुई है, बल्कि साजिश के तहत हराया गया है। मगर निर्वाचन आयोग के आंकड़े बताते हैं कि कम वोटों के अंतर से हारने वाले प्रत्याशियों की संख्या दोनों ओर से लगभग बराबर है। 3000 से कम वोटों से कुल 35 प्रत्याशियों की हार हुई है। इनमें 17 महागठबंधन के हैं तो एनडीए के भी 18 हैं। हालांकि 1000 से कम वोटों से हारने वालों की संख्या महागठबंधन में ज्यादा है और एनडीए में कम। इस दायरे में एनडीए के कुल 4 ही प्रत्याशी हैं, जबकि महागठबंधन के 6 हैं। अदालत जाने की तैयारी कर रहे महागठबंधन के घटक दलों ने 3000 से कम वोटों से हारने वाली सीटों पर ज्यादा फोकस किया है। नतीजे के दौरान ही आधी रात को आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा के साथ महागठबंधन के अन्य घटक दलों के प्रमुख नेताओं ने निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया था। 2 दिन बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि वे हार मानने के लिए तैयार नहीं है, कोर्ट जाएंगे। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने बताया कि अदालत जाने के लिए वकीलों से राय ले ली गई है। प्रत्याशियों को अपने स्तर से ही अदालत में जाने का निर्देश दिया गया है। कागजात तैयार किए जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर साधा निशाना, पूछा मुख्यमंत्री बताएं कितना सफल हुआ मिशन शक्ति। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में महिला विरोधी अपराध की कई हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताना चाहिए कि मिशन शक्ति अभियान कितना सफल रहा है। उल्लेखनीय है कि कुछ हफ्ते पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश लगाने के लक्ष्य के साथ मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की थी। इसके आरंभ के समय कहा गया था कि अभियान के पहले चरण में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के संबंध में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रियंका ने प्रदेश में महिला विरोधी अपराध की कई घटनाओं का हवाला देते हुए ट्वीट किया, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताने का कष्ट करेंगे कि उनका मिशन शक्ति कितना सफल रहा। उन्होंने दावा किया, उत्तर प्रदेश से महिलाओं के खिलाफ अपराधों की आ रही खबरें तो कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के लिए एकदम सुरक्षित नहीं है। कई जगहों पर तो लड़कियों ने जान दे दी क्योंकि उनकी कोई सुनवाई ना हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में एकनाथ खड़से के बाद बीजेपी के एक और बड़े नेता जयसिंहराव गायकवाड़ पाटिल ने छोड़ी पार्टी, जाने क्या है वजह। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ खड़से के बाद एक और बड़ा झटका लगा है। मिल रही जानकारी के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता जयसिंहराव गायकवाड़ पाटिल ने भी पार्टी छोड़ दी है। इस संबंध में खुद गायकवाड़ पाटिल ने फेसबुक पर पार्टी छोड़ने के बाद खुद जानकारी दी है। मंगलवार सुबह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत बच्चू पाटिल को इस्तीफा सौंपने के बाद मीडिया से बात करते हुए गायकवाड़ ने कहा कि मैं पार्टी के लिए मेहनत करने और जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार था, लेकिन पार्टी ने मुझे लंबे समय से कोई मौका नहीं दिया, इसलिए मैंने यह कदम उठाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लिखे इस्तीफा में जयसिंहराव गायकवाड़ पाटिल ने लिखा कि मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। इसके बाद अपने फेसबुक पर भी गायकवाड़ ने इस पत्र की कॉपी को साझा किया है। उन्होंने कहा कि मैं सांसद या फिर विधायक बनने के लिए नहीं, बल्कि पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम करना चाहता हूं। इसके लिए करीब 1 दशक से मैं जिम्मेदारी मांग रहा हूं, लेकिन पार्टी ने कोई जिम्मेदारी नहीं दिया, जिसके बाद मैं इस्तीफा दे रहा हूं।